नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कल एक बात कही थी, वहीं से इस बात को प्रारंभ करेंगे। दुनिया में सबसे कठिन होता है अगेंस्ट द फ्लो चलना। सारी दुनिया के फ्लो से अगेंस्ट। जैन धर्म इतना अच्छा है कि पूरा वर्ल्ड इसका अनुकरण करे, सारे विश्व के हित के लिए है। और दुख की बात है कि सारे विश्व में सबसे कम संख्या जैनियों की, क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो चलने की बात है। सारा विश्व यदि जैन सिद्धांतों को अपना ले तो सारा विश्व सुखी हो जाएगा गारंटी से। लेकिन सबसे कम है 0.3 मैंने बताया था। कहने का मतलब ये है कि अगेंस्ट द फ्लो चलने के कारण दुनिया भौतिकवाद की ओर, भोगवाद की ओर, मजे करो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उस बुद्धि वाली है। मैं जानता हूँ मेरी 100% बात है, सभी को 100% पसंद नहीं आएगी, सभी को कोई ना कोई बात पसंद जरूर आएगी। और ये उन्हीं के लिए समर्पित है जो जैन है। जैन है मतलब बाई नेम जैन नहीं, बाई बर्थ जैन नहीं। जो अल्पकाल में भगवान बनना चाहते हैं उन्हें बात जरूर पसंद आएगी। पहले दिन महावीर नगर के मंदिर में अपन ने कुछ चर्चा की थी, उसके बाद का प्रकरण यहाँ ले रहा हूँ। जैन गृहस्थाश्रम संतति वृद्धि के लिए है, लेकिन भव संतति की वृद्धि के लिए नहीं है। दूसरी बात उस समय कही थी, ब्रह्मचर्य से भी असंख्यात गुनी तपस्या है गृहस्थाश्रम में। उन्हीं बातों को सिद्ध करते हुए आज 2 प्रकरण विवाह यदि हो तो कुछ बातें तो उस दिन बता दी थी कि स्वयं अपने वर वधू को, अपने जीवन साथी को नहीं ढूंढना चाहिए। ना आप इतने समर्थ हो कि आप ढूंढ सको, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि पैरामीटर क्या है उसके। ये तो माँ बाप जानते हैं, और उनके जितने रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार, वो CBI का काम करते हैं। एक एक का सब पता निकाल लेते हैं, खान पान कैसा है, चलना फिरना कैसा है, लड़के में कौन से गुण होने चाहिए या लड़की में कौन से गुण होना चाहिए, लड़कों को पता भी नहीं होता। यदि हम लड़कों को कह दें ना कि तुम अपने मनपसंद से लड़की ढूंढ लो, तो उनके 21 गुण मैं बता सकता हूँ कि कौन से गुण मिलाएंगी। सुबह तुम भी 8 बजे सो के उठते हो, हम भी, एक गुण मिल गया। तुम्हें भी पिज्जा पसंद, मुझे भी पिज्जा पसंद, 2 गुण मिल गई। तुम्हें भी बड़े बुजुर्ग अच्छे नहीं लगते, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, 3 गुण मिल गए। मतलब ऐसे आप 21 गुण मिला सकते हो बड़े आराम। मतलब वो जानते ही नहीं है रूप की सुंदरता हो, पढ़े लिखे हो, पैसा कमा रहे हो और मॉडर्न कपड़े पहने हो, 5-6 गुण ही मिल गए। लेकिन भाई साहब, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। मुझे पता है 99% बच्चों को अपने मम्मी पापा की पसंद नहीं आती, नहीं आती, लेकिन 5 साल 10 साल बाद उन्हें वो पसंद आती है। क्यों? कि मम्मी पापा केवल रूप, मॉडर्निटी, कपड़े, कमाना, इन बातों को नहीं देखते। मम्मी पापा लड़के में या लड़की में सहनशीलता कितनी है,
कल जितने गुण बताए थे ना, युवाओं का नैतिक धन, वो लड़की के लिए लड़का ढूंढने के काम के हैं सारे। वो इतने गुण होने चाहिए। बात बात में गुस्सा हो। लड़का तो बड़ा सुंदर है और लड़की उससे 19 है, समझ लो। तो आप क्या समझते हो, यहाँ से लड़के को लड़की दे दोगे तो ज़िंदगी भर नौकरानी की तरह रखेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा और हमेशा अपने ईगो में रहेगा। वो हमेशा इंसल्ट करता रहे। NRI होगा तो बिल्कुल घर में कैद करके रखेगा, मैंने इसलिए लाया हूँ तुम्हें, घर का काम देखो। आप पढ़ के देखो जा करके थोड़ा सा। मैं नहीं कहता हूँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात, लेकिन माँ बाप बहुत समझदार होते हैं और हमें उनका भरोसा करना चाहिए। उस दिन ये बात कही थी दोपहर की सभा में कि हम अपने पुण्य को कम नहीं करें, और पुण्य कम करने का फल ही है कि तलाक वगैरह होते हैं। लेकिन आइए आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। यदि विवाह हो तो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए उसकी बात करेंगे। अब एक प्रोग्राम संबंधी है कार्यक्रम की बात सारी। एक बहुत अच्छा संघ है ओसवाल समाज का, श्वेतांबर समाज का, जोधपुर का है मेरे ख्याल से, जैन संस्कृति सुरक्षा संघ। युवाओं का ही संघ है पूरा का पूरा, लेकिन उन्होंने जैन संस्कृति की सुरक्षा संघ बनाया, JSSS। और एक पत्रिका 2 साल पहले शादी की आई थी, वो व्हाट्सएप पे निकाली थी लोगों ने, मैंने इतनी अच्छी लिखी थी वो। उस पत्रिका का 80% मैटर मैंने उसी में से लिया है इसमें। मुझे वो पत्रिका बहुत अच्छी लगी और मैं सोचता हूँ कि ऐसी पत्रिकाएं आपको शादी विवाह में छपानी चाहिए। उसमें पहली ही बात लिखी थी, प्रत्येक कार्यक्रम देव दर्शन, भजन, पूजन यथा समय सामायिक। ये सामायिक अपन ने लिख दिया, उनके प्रतिक्रमण मुख्यता से लिखते हैं वो लोग। सामायिक स्वाध्याय से प्रारंभ होंगे। एक बात धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो एक कल्चर बन जाएगा कि नहीं सुबह, जैसे सुबह उठ करके देव दर्शन को तो ले ही जाती हैं, लेकिन इतनी चीज़ और ऐड होनी चाहिए कि वहाँ संगीत के साथ विवाह का दिन, वहाँ सगाई के दिन और उसके दिन कार्यक्रम जब भी होगा तो एक सामूहिक पूजन होगी, भले वो 30 मिनट लग जाए उसमें, फिर भले 30 मिनट का प्रवचन हो, लेकिन प्रवचन जरूर हो। मेरे से छोटे भाई की शादी में ऐसा ही किया, मैंने वर वधू को जाना कंपलसरी, गए, सामूहिक पूजन हुई, प्रवचन सुने दोनों ने, इसके बाद फिर उनकी बारात वगैरह के जो कार्यक्रम थे वो उन्होंने बाद में किए। तो प्रत्येक कार्यक्रम आप समझ लेना, आप चाहे सगाई का हो या शादी का। ये तो अभी भारत में बढ़िया परंपरा अभी भी चल रही है कि जब भी बारात सगाई होती है तो मंदिर के दर्शन कराने के बाद होती है। भावरें भी पड़ती हैं तो मंदिर का दर्शन करा के लाते हैं और फिर भावरें पड़ती हैं। लड़की की विदाई भी होती तो पहले मंदिर कराते हैं फिर विदाई करती हैं, और घर में जब बहू आती तो पहले मंदिर ले जाते हैं फिर घर में घुसाते जानबूझ कहा मैंने प्रवेश बाद में कराते हैं, उसके पहले किसी और घर में उतारते हैं। ये पद्धति मेरे ख्याल से अभी भी चल रही होगी, बढ़िया पद्धति है। मैंने इसमें ये बात गर्वित है कि बेटे ग्रस्त मार्ग कोई मार्ग नहीं है, वीतरागता का मार्ग ही मार्ग है। यदि आपको सुखी होना हो तो अभी भी सगाई नहीं हुई सोच ले, भगवान का दर्शन कर लो, भगवान की वीतराग मुद्रा देखो, निहारो, भक्ति करो, पूजा करो, फिर भी तुम्हारी ताकत नहीं है तो चलो शादी कर लो, लेकिन बाद में पहले भगवान को आगे कर दी। मैंने एक अच्छी पद्धति। तो मैं चाहता हूँ उसमें 2 चीज़ें और जुड़ जाएं, भजन पूजन, सामायिक स्वाध्याय, ये चीज़ें और जुड़नी चाहिए। घर में जितने भी शादी में लोग आए 5 बजे उठा देना चाहिए सबको 5 बजे उठ करके प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना होने के बाद एक सामायिक पाठ वगैरह, प्रतिक्रमण पाठ होना चाहिए। इस धीरे धीरे एक अच्छा माहौल बनेगा। हमारे मयन भैया हैं इंदौर के, अमायन में रहते हैं, पंडित साहब की सेवा में। उनके यहाँ शादी हुई तो उन्होंने बुलाया उसको कि भैया घर में शादी आ जाओ। तो बोले हम नहीं आएंगे। नहीं बोले तुम आओ जरूर। बोले तुम फालतू काम करोगे, आजकल करते हैं ना महिला संगीत, क्या करते हैं वो, दूल्हा दुल्हन 2 ही नाचने लगते हैं फिर। तो उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं आएंगे। तो उन लोगों ने प्रतिज्ञा की कि आप आओगे और ये कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, बारात आई, सब कुछ काम हुआ, उसमें 1 घंटा प्रवचन का बारात में, और पूरे जो वो लगाए थे ना, पूरे क्या कहलाते हो,
स्लोगन जैसे लगाए ना आपने, ऐसे ऐसे स्लोगन लगाए पूरे, इतने बढ़िया स्लोगन लगाए, लोगों को ये लग रहा था कि हम शादी में आए कि शिविर में आए। इतना बढ़िया माहौल बनाया, बिल्कुल बाकायदे धूमधाम, संगीत से पूजा, स्वाध्याय, भक्ति, और फिर एक गोष्ठी रखाई गई कि आजकल तलाक हो रहे हैं, ऐसा वैसा हो रहा है, तो सौजन्यता का, पारिवारिक सौहार्द के क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर एक बढ़िया गोष्ठी चलाई रात को। तो बोले मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आऊँगा, और ऐसा हुआ। और वो इंदौर में कोई हो तो पूछना। मेरा मतलब है कि ऐसे काम होने चाहिए, दूर भगावे अच्छी रीतियाँ, तो दूर भगावे बुरी रीतियाँ, सुगध रीति का करें प्रचार। हिम्मत दिखानी चाहिए और ये काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोंडे गीत, गारी, पुराने ज़माने में तो गारियाँ गाते थे, बहुत बुरी लगती थी। मैंने सुनी तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बहुत छोटा था, 9-10 साल का होऊंगा जब मैंने पहली बार वो गालियाँ सुनी। मैं अपने मामा की बारात में गया था, 9 साल का था, तो गालियाँ सुनी, तो बहुत बुरा लगता है ना। आपको अभी सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं, आपने ही सुनी होंगी। कक्का की मूंछ जैसे कुत्ता की पूंछ। ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं ना, उसे एक एक के नाम ले लेके। और दूसरी गाली तो ऐसे कहते हैं कि दूल्हा है चोर और ससुर है चोरों का सरदार डाकू। और फूफा ऐसे हैं, फला ऐसे, मैंने बिल्कुल गालियाँ ऐसे, बुरी बुरी बातें कहना। मतलब तो मुझे तो सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। वे तो मज़े लेते हैं सब आदमी लोग, लेकिन नहीं, ये चीज़ यदि बाकी रह गई हो तो बिल्कुल नहीं करना। भोंडे गीत नहीं बजाए जाने चाहिए, गालियाँ नहीं होना चाहिए, नृत्य संगीत का एक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बता दिया मैंने, महिला संगीत के नाम पे आजकल, जो पहले महिला संगीत तो महिलाएं करती थी, लेकिन वो आजकल क्या नाम तो महिला संगीत, और दूल्हा दुल्हन का नाचने का कार्यक्रम नहीं। और उन्होंने लिखा ही सब, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं उनका, आप कार्ड देखना चाहो तो मेरे पास कार्ड सुरक्षित रखा मैंने, इतना बढ़िया। तो उसमें एक कार्यक्रम नहीं होंगे, सड़क पर स्त्रियां और बच्चियां नहीं नाचेंगी, उसमें लिखा था उन्होंने। मैंने तो कहा सब लोग, उन्होंने बधाई पहुंचाओ, धन्यवाद पहुंचाओ, कहना चाहिए अच्छा कार्यक्रम। सड़क पर स्त्रियां और बच्चियां नहीं नाचेंगी। कार्ड में जैन प्रतीकों का प्रयोग करेंगी, उन्होंने भी जैन प्रतीकों का प्रयोग किया। अक्सर श्वेतांबरों में गणेश जी लगा दी थी, अथवा उनके वही मंगलाचरण रहता है गणेश जी वाला, वैसे वैसे लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैन प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, मंगलाचरण शुद्ध एवं जैन नामनायिका ही लिखाएंगे। पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण एवं बड़े बुजुर्गों के स्मरण। बड़े बुजुर्गों का स्मरण मतलब ये बिल्कुल सुबह सुबह, मैंने कहा ना, जब आप 5 बजे उठेंगे तभी कार्यक्रम होना है। उसमें आदिनाथ भगवान से लेकर के अनादिकाल की तीर्थंकर परंपरा, फिर आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकरों में फिर 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, उनके गढ़धर, फिर आचार्य धरसेन, भूतबली, पुष्पधन, आचार्य कुंदकुंज स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, गुणभट स्वामी, रविशंकर स्वामी, जैसे सबका नाम स्मरण किया जाए बाकायदा, उच्चारण पूर्वक सबके सामने, या कराया जाए, सब बोलें ओहो मार्ग तो यही है सुखरूप, उनका स्मरण कराया जाए। फिर इसके बाद हमारे दादा दादी जिन जिन के नाम याद हों उनका स्मरण किया जाए। मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ, आजकल के बच्चों को अपने ग्रैंडफादर मदर का नाम भी नहीं मालूम। हो सके तो उस समय वे बातें समझाई जाएं कि बेटा तुम्हारे पिताजी ग्रैंडफादर ने कितना संघर्ष किया, पूरे समाज में इतना रुतबा था, उनका नाम था, उनकी इतनी ख्याति थी बेटे। मैंने वो बेटे, एक मैं खनिया धाना की घटना सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस परिवार है, बहुत फेमस परिवार है, उनकी आज जो, वे तो जीवित नहीं है जिनकी घटना सुना रहा हूँ, तो वे, उनके घर में नमक नहीं था, तो 2 पैसे का उधार नमक लाए, गरीबी थी, 2 पैसे का उधार नमक लाए। तो उस दुकानदार ने थोड़ा ऐसे कमेंट्स करके बोला, दे देना पैसे। कब चुकाओगे? तो ले तो गए, लेकिन रास्ता पर खटकती रही वो बात। 2 मिनट बाद वापस आए और बोले भैया वो घर में निकल आया नमक। अब 2 पैसे का नमक वापस कर दिया ना, उनको इतनी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हीं के घर की घटना, बिल्कुल घर से घर लगा हुआ है, परिवारों का, जैन परिवारों का। तो उन्होंने कहा तुम्हें भोजन नहीं बन रहा है? अब घर में कुछ था ही नहीं, चावल का एक दाना नहीं, दाल का दाना नहीं, अनाज नहीं, कुछ।
चूल्हा जला दिया और तपेली रख दी, किसी को पता ना लगे। सो पड़ोसन ने देखा, क्या तुम्हारी रसोई नहीं बन रही कुछ? तो पड़ोसन को इतना भी नहीं बताया कि हमारे घर में कुछ नहीं है। बोले नहीं, पेट दुख रहा है, सो हम लेटे हैं, अदन तो चढ़ा दिया, अभी हम चावल उड़ेंगे मैंने हम चावल बनाएंगे, थोड़ी देर आप चूल्हा जला दिया। पड़ोसी को पता नहीं लग पाया। मैंने ऐसे हो सकता है हमारे घरों में भी एक से एक घटनाएं घटी होंगी। मैं बहुओं के सामने तो ये बात बहुत स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, आजकल की बहुओं को ससुर की कोई वैल्यू नहीं लगती। समाज में क्या होगा, थाने जाने तैयार, सड़कों पे कहने तैयार, लड़ने तैयार, पड़ोसी सुने कुछ हो। अरे तुम्हें पता नहीं है सास ससुर ने कितना संघर्ष किया हुआ, एक एक कटोरी जोड़ के उन्होंने चौका जोड़ा है, एक एक बर्तन जोड़ते हैं बड़ी मुश्किल मुश्किल से। घरों की याद आती है, घरों में गरीबी होती है ना, तो 100-100 200 ग्राम शक्कर बचाते हैं राशन की शक्कर में से कि भैया वो उसमें सगाई शादी में काम आ जाएगी। इतना इतना सोना जोड़ते हैं भैया चलो काम आएगा। और बहुओं को ये नहीं समझ में आता कि सास ने कैसे घर जोड़ा होगा। उसे ऐसा लगता है टोको मत, चुपचाप रोटी खाओ जो बनाए सो। मैंने उसको ऐसा लगता है सासू का चौका छीनना, मैंने ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी भर की कोई जागीर छीन रहा हो। मैं साइकोलॉजी क्यों बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखने जैसी बात है, कभी नहीं करना चाहिए। बात बात में मम्मी को आदर दो, मम्मी आप ही बताओ ना कौन से बर्तन काम में लेना है, कितना घी लेना है। ऐसा नहीं कि सबकी प्रशंसा सुनने के लिए उसने एक कलछी घी डाला दाल में, सब दाल तो बनी बड़ी टेस्टी और सब तारीफ कर रहे हैं आज दाल बहुत अच्छी, और सास को दिल डोल रहा हो कि हमारे घर को बजट कम है और 1 महीने का घी 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या रोटियों में घी चिपड़ दो अच्छे अच्छे। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं छोटी छोटी। ये है दिल जीतने के तरीके। कल पूछ रहे थे दिल जीतने का तरीका क्या है। अब सास का दिल जीत लिया ना तो फिर ससुर भले ही कछु कहें, कोई कछु कहे, सासू संबर बन जाएगी। संबर समझ गए, ढाल ढाल बन जाएगी। कहे दाल में स्वाद नहीं आ रहा, अब तुम्हें स्वाद की पड़ रही, घी ला के धर दी सब और डाल दें। मैंने बहू ने नहीं डाला घी, लेकिन सासू ने बचाया उसे। ऐसे बच्चों को समझना चाहिए पिताजी ने कैसे इज्जत बनाई होती समाज में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी भी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं करना। उनका स्मरण करो बुजुर्गों का, आज दादी होती, आज दादा होते, सबको याद करो। उन्हीं के आशीर्वाद लेकर के काम किए जाएं। भावरों में अग्नि का प्रयोग नहीं होगा, उसमें लिखा था उन्होंने अग्नि का प्रयोग नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पंच परमेष्ठी की साक्षी में जैन विधि से विवाह विधि संपन्न होगी। अन्य समाज के ब्राह्मण आदि लोग को बुला के कई बार लोग करा लेते हैं, कई जगह मजबूरी में कराना पड़ता है, जैन समाज के लोग नहीं है। इस मामले में विराग की तारीफ करता हूँ। इस मामले में एक हमारे से बहुत बढ़िया शास्त्री, शायद अखिलेश नाम है उसका, है आदित्य नाम है, हर बार नाम भूल जाता हूँ, आदित्य नाम है, कहाँ खुरई का है, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे है तुम्हारे क्या नाम है, बॉम्बे में, बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से शादी कराता है वो, उसकी वीडियो बनवाता है। उसने कह रखा है विवाह के समय में जब भावरें पड़ेंगी कोई खाएगा पिएगा नहीं, सब लोग बैठे होंगे, कोई जूते चप्पल पहन के नहीं बैठेगा। पहले मैंने देखा है शादी के टाइम में दोस्त लोग होते थे, दूल्हे की मजाक उड़ाते रहते, वे स्वाहा कह रहे हैं पंडित जी तो वो आहा कह रहे हैं, और ऐसे मन मजाक उड़ाते रहते। लेकिन उसके समय कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। आदित्य की उसमें शादी, उसने वीडियो डाल रखी है, बिल्कुल तरीके से शादी कराएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ और शास्त्री लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। पूरा महाराष्ट्र और दक्षिण में जैन विद्वान नहीं है पूजा कराने वाले, शादी की गृह प्रवेश कराने वाले, और मजबूरी में उन्हीं को बुलाना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जैन विद्वान, प्रवचनकार, बुजुर्ग जो भी हैं, जैन शादी विवाह की जो विधि है, पद्धति, उससे कराने की आदत डालें और करने में संकोच नहीं करें। जरूरत पड़ती थी तो शीतल प्रसाद जी जाते थे ब्रह्मचारी होने पर भी शादी कराने के लिए। लेकिन ये काम करना चाहिए, आगे बढ़ा करके करना चाहिए। जैन विधि विवाह से संपन्न होगा। मेरी सिस्टर की सगाई शादी थी, सगाई के टाइम की बात है, तो ससुर जी बोले हमारी सिस्टर के कि वो चलो पंडित जी से तारीख निकलवा लाएं। तो हम चले गए। बड़े बुजुर्गों का आदर तो करना ही पड़ता है। 96 की बात है, अभी की नहीं। तो मैं गया,
तो वे बोले ये तारीख बहुत अच्छी है। तो हमने पूछी जब तारीख को क्या हुआ था जो बहुत अच्छी है? बोले पार्वती को ब्याह हुआ तो। फिर हमने नहीं ये तारीख तो हमें सूट नहीं कर रही, कोई और तारीख बता। तो मैं दूसरी तारीख बताई, ये तारीख बहुत अच्छी है। तो इसमें क्या हुआ था? बोले इस दिन राधा का विवाह हुआ था। समझ गए हमारे? तो फिर मैंने उनके ससुर जी को बोला कि उन्होंने सही कहा, उनके हिसाब से वही तारीखें सबसे अच्छी हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पंचकल्याणक की तिथियाँ होती हैं, हमारे भी बहुत अच्छी अच्छी तिथियाँ होती हैं, क्या उन दिनों में हम नहीं कर सकते? तो यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने अपन सेट करो। जब बम्बई वाले रविवार को तिथि निकाल लिए दिल्ली वाले रविवार को निकाल लेते हैं, तो उनकी शादियाँ भी ठीक चल रही हैं। तो अपन तो पंचकल्याणक में करो, 8 चौदस में करो, और सबको बोल देंगे ये 14 है, ऐसा वैसा नहीं बनेगा, ऐसा ऐसा नहीं खाओगे, रात को नहीं दोगे। मेरी बुआ जी ने इसमें बड़ी हिम्मत दिखाई, हमारी बुआ जी ने बहुत हिम्मत दिखाई। युगल जी बाबू जी की भी एक घटना सुनाता हूँ, बड़ी हिम्मत वाली है। पहले तय हो गया था कि 4 बजे बाराती आ जाएंगे और 5 बजे तक भोजन कर लेंगे, रात को भोजन नहीं देंगे, पहले ही बोल दिया। लेकिन बाराती काय को आने चले भोपाल में, शाम को 8 बजे आए, फिर बारात आई 9 बजे। अब क्या भोजन करा, हमारी बुआ जी अड़ गई, भोजन नहीं मिलेगा। ये भी बाराती को भोजन नहीं कराने दिया ना, इतना सारा भोजन बच गया पूरा, हम क्या बताएं, बहुत भोजन बचा, लेकिन नहीं कराएंगे, अड़ गई, लेकिन नहीं कराएंगे। हमने पहले कहा था 4 से 5 आ जाओ, भोजन कर लो, फिर तुम्हें जो करना करते रहो, केवल फलाहार जो अपने नाश्ता देने की विधि है उतनी दी उन्होंने, इसके सिवा कुछ नहीं। औरंगाबाद वाले आज आने वाले सर कह रहे थे, हर्षवर्धन जी की घटना है, आने वाली है आज। मैं लड़की देखने आए युगल जी बाबू जी के घर तो शाम को 6 बजे पहुंच पाए वो घर, 6 सवा 6 सूर्यास्त हो गया। बाबू जी बोले भोजन नहीं मिलेगा। लड़की देखने आए अगर भोजन नहीं मिलेगा, दूध पानी पियो, वो करा पाएगा। उन्होंने सुनाई ये घटना हमको, इसलिए उनका नाम लेके बता रहा हूँ। हमारा मतलब है ऐसा दृढ़ होना ही चाहिए। तो क्या अगली बात बता रहा हूँ, शादी बात दिन में ही हो, निमंत्रण पत्रिका शादी हो। इस मामले में एक घटना गोपाल दास जी बरैया जी के समय में है। उस समय उन्होंने कहा था 1 नारियल और 1 रुपये से तिलक होगा सगाई। अब बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ मुरैना के, और उनके लड़का की सगाई थी। तो लड़की वाले 1 चांदी का सिक्का और वो 1 नारियल ले आए, वही विधि थी उसकी। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार, तो उन्होंने कहा चलो भाई 1 रुपया रख रहे हैं, 1 कलदार चांदी का, कोई बात। तो उन्होंने 100 अपने डाल दी, और पंचों के सामने रखते हैं वो दिखाने के लिए, उसमें 100 रख दी, 100 चांदी की और डाल दी। गोपाल दास जी बरैया जी भरी सभा में खड़े हुए, भरी सभा में, लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। कहा होगा कहा लुट गए, बोलो तो क्या बात, हमारी जैन समाज लुट गई, हमारे गरीब लोग लुट गए। अरे हो क्या गए जी, तो बोलो। हाथ जोड़ लिया उन्होंने सेठ जी ने, नगर सेठ ने। बोले इस थाली में 100 कलदार कहाँ से आए? बोले हमने रख दिए, कोई बात नहीं, हम लड़की वालों से छोड़ लिया रे। बोले तुमने तो रख दे, कल परंपरा बिगड़ेगी। हाँ गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 100, उसे नीचा देखना पड़ेगा। जितने लोग ये देख रहे हैं वे सब नीचा देखेंगे, कल तुम्हारी देखा देखी वे भी आगे करने लगेंगे, वे भी रखने लगेंगे अपनी इज्जत बनाने के लिए। हाथ जोड़े, रुपया निकाले, बड़ी सभा में क्षमा मांगी। पुराने जमाने में क्षमा मांगने के तरीके पता है? पगड़ी उतार के रखना पड़ती थी। गोपाल दास जी बड़ा नहीं ये नहीं चलेगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी शादी हुई जिसकी वीडियो भी आई, बहुत बड़े परिवार की शादी है, बहुत बड़े परिवार की, लेकिन उन्होंने पत्रिका बिल्कुल शादी छपाई। और भोजन करने में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग आश्रम के बच्चे, उन बच्चों को बुलाया, उनसे गीत कराए, संगीत कराए, नृत्य कराए, जो जो कर सकते थे बच्चे, सब बच्चों को जाते समय गिफ्ट दिए, और सभी बच्चों को आने के लिए ड्रेस सिलवाई। शादी में आएंगे तो वो बच्चे ड्रेस, वो एक जैसी ड्रेस पहन के आएंगे। माने उन्होंने अपने पैसे से, और दोनों, माने लड़का बहुत बड़ा IIT में है, शायद NRI है,
उसने ऐसे शादी करी। मैंने अपन उसी पैटर्न पे क्यों चल रही है, दुनिया क्या कर रही है, अपन अपने तरीके से करा। तो पत्रिका एकदम सादी रखो, ऐसे नहीं 50 100 200 रुपए की पत्रिका 1 सेकंड बाद बेकार हो जाती हो, कोई मतलब नहीं होता। हम तो क्या बिल्कुल जैसे पुराने जमाने में पाती छपती थी ना, पाती छपाओ, बढ़िया नया पैटर्न होने दो, नई नई शब्दावली होने दो, करना प्रयोग, है ना। निमंत्रण पत्रिका बिल्कुल सादी, वही पैसे आप गरीब बच्चों को भोजन करा दो, अनाथों को भोजन करा दो, उस दिन नगर के सारे भिखारियों को भोजन करा दो, कराओ, बहुत अच्छा काम, कौन बुराई है। हॉस्पिटल में फल बंटवा दो, गरीब स्कूल में बहुत गरीब बच्चों के स्कूल होते हैं, उनके लिए कुछ काम कर दो, अच्छे काम करो। और इसी प्रकार का भोजन में अनावश्यक सामग्री बने नहीं, बचे नहीं और फेंके नहीं, इसके लिए उन्होंने लिखा था 3 मिष्ठान, 2 नमकीन, सब्जी, चटनी, सलाद, दाल, पूरी, रोटी आदि, कुल 15 या 21 आइटम, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पहले ही लिख दिया इससे ज़्यादा आइटम नहीं होंगे, ऐसे नहीं। फिर वो काउंटर खाली ही पड़े रहने दो, खाली काउंटर ही मत लगाओ ना, इतने काउंटर लगाने की जरूरत क्या है। और हम तो कह रहे काउंटर नहीं, इन्होंने क्या किया वो सुनने जैसी बात है। मैं इस संगठन की बहुत तारीफ कर रहा हूँ। इन्होंने एक पत्रिका में बात लिखी है, यदि आपको बिठा करके रसोई कराना हो तो हमारा संघ सदा तैयार है, आप हमें बुलाओ। नहीं, धन्यवाद भैया। 100-150 बच्चे हैं युवा, और पूरे जोधपुर में कहीं भी भोजन होता हो उन्हें कह दो आप तो निःशुल्क आकर के भोजन परोसते। मुझे तो भैया बहुत दिन देखे, सोनगढ़ में देखा, इंदौर में देखा, कितनी लंबी लंबी लाइन लगती थी, 25,000 लोग भोजन करते थे और परोस करके करते थे। और आप लोग खरियाँ दाना यदि आए हो तो आपको याद होगा जन्म कल्याणक के दिन का दृश्य, रोजाना के दृश्य, मतलब भोजनशाला में सबको बिठा करके भोजन कराया था, सबको बिठा करके भोजन। दूर भगावे सुखद रीतियाँ हैं बोलो बेटे क्या करोगे, दुखद, तो ठीक है, दूर भगावे दुखद रीतियाँ। भोजन में अनावश्यक सामग्री आदि ये बता दिया, है ना। 15 या 21 आइटम ही बने। मैं औरंगाबाद गया, औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद 10 लक्षण पर्व में, तो उन्होंने एक वो अग्रवाल समाज का स्वाद हॉल लिया था, उसकी मैंने फ़ोटो खिंचवाई। हो इतने अच्छे नियम लिखे हैं अग्रवाल ट्रस्ट के, इतने बढ़िया नियम, फ़ोटो खिंचवा के रखी मैंने। जहाँ कोई अच्छी चीज़ मिलती है हम ले लेते हैं, वही हम आपको बता रहे। उन्होंने भी यही लिखा, ये बातें उन्होंने लिखी थी, 15 या 21 आइटम से ज़्यादा नहीं बनेगी। 21 आइटम बने, उसमें नमक मिर्ची वो अचार वगैरह जोड़ के भी सा, उसके अलावा और कोई अलग से आइटम नहीं। ऐसे नहीं पानी पूरी का एक स्टॉल, फिर फला का स्टॉल, फिर आइसक्रीम का स्टॉल, फिर सूप का, जूस का, फला का, ऐसे स्टॉल नहीं लगा। आगे, भोजन में जमीकन, लहसुन, प्याज, द्विदल आदि का प्रयोग नहीं होगा। ये उन्होंने संघ वालों ने लिखा था, श्वेतांबर संघ ने, बहुत अच्छा लगा। अपने को भी बिल्कुल क्या कहें भाई, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो करनी ही चाहिए आपको, यदि आप चाहते हो कि 18,500 वर्ष तक महावीर भगवान का निर्दोष शासन लोगों की नज़र में आए, लोग देखें। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं आज भी हिंदुस्तान में, मैं अभी ज़्यादा नहीं सुनाना चाह रहे। पर भोजन में जमीकन, लहसुन, प्याज, द्विदल, आलू आदि का प्रयोग नहीं होगा। भोजन दिन में बने और दिन में ही भोजन कराने की व्यवस्था हो। अच्छा ही होगा कि सभी को जमीन पर बैठाकर पाटे पर भोजन परोसा जाए। बहुत जवान लड़के हैं अभी भी आपके यहाँ, लड़कियाँ भी बहुत हैं, बहुएँ बहुत हैं। कोशिश करके देखो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और यदि आपको परोसने के लिए बुलाना तो मुझे बुला लेना मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो फिर बहुत सारे लोग आ ही जाएंगे, ये तो पक्की बात है। शिविरों में मैं बहुत कोशिश करता हूँ नीचे बिठा करके भोजन की व्यवस्था बन जाए, पूरी कोशिश करती हूँ। शोध और परम शोध के भोजन में तो बैठ करके होता ही है। और यदि आप यहाँ शिविर लगाओगे ना 18 दिन का, तो मैं यहाँ बैठ करके ही भोजन करवाऊंगा। मुझे पक्का विश्वास है बैठ करके भोजन होगा, परोसने वाला सिस्टम होना है। आजकल ये स्लिप डिस्क इसीलिए तो हो रही है, झुकते ही नहीं भाई, नमोगे नहीं तो टूटेगी डिस्क, उनका कहलाती है बैकबोन। झुकते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, कभी बीमारी नहीं होगी, ध्यान रखना है ना। तो भोजन परोसने के लिए बैटर का प्रयोग नहीं करें,
उन्होंने वेटर नहीं बुलाया, वो ड्रेस बना दी। अब कौन सी जाति के हैं कोई आता पता नहीं, बस ड्रेस पहने और आपको सैल्यूट कर देंगे तो आप खुश हो गए। नहीं, वेटर का प्रयोग नहीं होगा, ये इन्होंने लिखा था संघ वालों ने। वेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। साधर्मियों को स्वयं वात्सल्य पूर्वक अपने हाथों से परोसेंगे। मुझे तो पुराने जमाने का याद है, खड़े खड़े तो मैंने एक ही बार खाया, उसके बाद फिर त्याग ही दिया मैंने। 75 की बात है मेरे ख्याल से, 77-75 की बात। तब पहली बार हमारे विदिशा में खड़े खड़े भोज न, तो उसमें लिखा था स्वरुचि भोज। तो हमें यही नहीं समझ आया कि पंगत हो रही कि भोज हो रहा है, मतलब तो स्वरुचि भोज का मतलब भी वहीं जाके पता लगे अपनी रुचि का पसंद का खाओ। लेकिन हमारी बस की नहीं थी, गड़बड़ थी। तो फिर मतलब गड़बड़ मतलब हम तो गए नहीं कभी। लेकिन इसमें सबसे कमी जो मुझे दिखाई देती थी इसमें, पुराने ज़माने के हमने भोजन देखे हैं पंक्ति भोज में, पूरे देश में जब भी कहीं गए शादी में, इतना अच्छा लगता था। मना मना के खिलाते थे, भैया एक रसगुल्ला, ए हमारे हाथ से, ए लाला, ए दादा, फिर कब मौका मिलेगा हमें, यहाँ से भोजन कराते थे बढ़िया प्यार से। ए गरम गरम, हमारे उस साइड कहीं कहीं लुचई बोलते, बामोर साइड लुचई, ए गरम गरम, ए नरम है लहली, ए खैरी, एक ऐसे बढ़िया लगता था। मैंने जो हृदय से उल्लास से परोसा जाता था। किसी को पहली बात तो कोई मांगता नहीं था, मांगना नहीं देखा मैंने कभी। और मांगते भी थे तो इतनी स्टाइल से मांगते थे, भैया एक रसगुल्ला नहीं तो ले आओ। तो उसमें इतना पुण्य हो जाता था अपने आप। ये उसके लिए आता था तो इनके लिए भी आ जाता था। मैंने इतना अच्छा तरीका था। अब हमारे पंडित साहब की भाषा में कहें ना तो ये खाने की पद्धति लूटो खाओ, बहुत बुरा लगता है। और पक्की बात है, आप देख लेना, जब कोई ऐसे उठा उठा के खाता है ना कई आइटम, तो कईयों की नज़रों में जाता है वो, कई लोग देखते हैं, बुरा लगता है वो। भाई जब स्टाइल है तो खाने दे। 5 रसगुल्ला कैसी जा रहे, लगता है 10 दिन के भुक्कड़ है। मैंने आखिरकार ये कटाक्ष सुनने को मिलते ही हैं, खा नहीं पाते वो। और बाकी इसकी बहुत सारी कमियां हैं। कोई भी आता है, सबके खाने पीने की स्टाइल एक सी नहीं होती। झूठे यहाँ से दाल चावल ले लिया उसने, पूड़ी उठा ली, पानी ले लिया, कुछ भी आइटम ले लिया अपने झूठे हाथों से। जूते चप्पल पहन के आ गए सीधे, हाथ धोए कि नहीं धोए, मोजा के जूता के पता ही नहीं। बहुत 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 गड़बड़ अपने हिसाब से तो भैया भ्रष्टाचार है। लेकिन आगे चलो, पानी छानने परोसने की शुद्ध व्यवस्था हो। इसमें तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप वीडियो बना के डालो अपने यहाँ की शादी की, भैया हमारे यहाँ 10 मीटर कपड़ा आया, इतने बड़े बड़े ऐसे पानी छना। मैंने कल बताया था आपको, सूरत में पूरा पानी छना है बिल्कुल, और मोटे कपड़े से, मैंने फॉर्मल कपड़े से नहीं, एकदम सही कपड़े से पानी छनाया। मेहनत लगी है, 10-12 आदमी लगे, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, पैसा खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन संस्कृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को दिखनी चाहिए वो चीज़। हमारे खनिया दाना में राजा साहब कहलाते हैं, राजा साहब राजा थे वहाँ के खनिया दाना की। तो उस ज़माने में जब भोजन होते थे तो जैनियों के लिए अलग भोजन बनवाते थे, वो दिन में भोजन करवाते थे, दिन में बिठाते थे। और एक मांसाहारी व्यक्ति आ गया उसमें, तो राजा साहब ने वहीं से कह दिया, ए तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें पता नहीं है जैनियों का भोजन है, तुम आ कैसे गए, यहाँ बैठ कैसे गए। ऐसे उठा दिया उन्होंने। मैंने इतनी प्रतिष्ठा थी। हमारे समय तक आते आते जैनों के लिए 5 बजे तक आने की व्यवस्था, ऐसा भी लिख देते थे। अब जैन ही खुद ही कहने लगा हमें सब चलता है, आपके नरकागमन तक, रात की देर आगमन, वो कहाँ रात को 12 बजे तक। नहीं भैया ऐसा नहीं करो, बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत बड़ा दुख की बात है, गलत बात है। आगे चलते, पानी छानने का, मसाले आदि घर में ही धोएं। पहले ज़माने में तो ऐसा ही होता था, रिश्तेदार 15-15 दिन पहले आ जाती थी बहुएं बेटियाँ घर में, वो मसाले पापड़ बरी जो कुछ करना सब करते थे। उस समय सारे काम घरों में ही होते थे सारे। बाजार के मसाले इसलिए नहीं लें, भले स्वादिष्ट भी लगते हों। मुझे पता है वो चने का छोले का मसाला बाजार में बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वो हलवाई खुद ही कहता है, फिर देखो मज़ा नहीं आएगा, वो मसाला ज़रूर मंगाओ आप। तो मैं कहीं वो वाला मसाला क्यों मंगा रहे आप, उसका कंटेंट देखा,
तो बाजार में जितने मसाले सूखे पाउडर आते हैं, चने के, छोले के, चाट के, जो उन सब में लहसुन और प्याज सुखा करके डाली जाती है। और जाने को और भी कोई से आइटम ऐसे डाल देते हैं जिससे वो माने अवक्ष होता है। बिल्कुल नहीं करो। टाटरी से कड़ी खट्टी मत कराओ, टाटरी उसमें मत डलवाओ, टाटरी एकदम अवक्ष है। इंदौर में पहले हम खाते थे, लेकिन अभी पता लगा उसकी बनाने की विधि पूरी की पूरी गड़बड़ है, टोटली मांसाहार है वो टाटरी। तो ऐसे मसाले वगैरह का ध्यान रखें। बारात में ठहरने आदि का प्रबंध होटल में नहीं करें। नॉन वेज होटल में तो करें ही नहीं, लेकिन होटल में भी नहीं करें। गार्डन, हरे घास वाले लॉन आदि से बचें। बरमाला आदि में कृत्रिम फूलों या चंदन माला का इस्तेमाल करें, फूलों का इस्तेमाल नहीं करें। मेरी बहन की शादी में मुझसे कहा तुम बरमाला खरीद लाओ 92 की बात है, खरीद लाओ। तो मैं चला गया खरीदने, तो फिर मैंने वो चंदन की खरीदी, चंदन वाली खरीदी। अब मुझे ये नहीं पता था कि 4 खरीदना पड़ती, मैंने 2 खरीद ली। तो एक तो जब बैठते ना इस पर क्या कहलाती है, स्टेज पे बैठते थे, एक बरमाला तो उसी समय लग जाती है। अब दूसरी बरमाला गायब, हम लाए ही नहीं, हमें पता ही नहीं, 2 बहुत है बस खत्म। अब जब भावरे पड़ने लगी तो फिर कहले बरमाला ला, अब कहाँ से ला, वही तो दी तो कहने लगे क्या 4 नहीं लाए, अभी तुमने बताया कब तक 4 ला। तो फिर बेई बरमाला वापस काम चलाया। नहीं, चंदन की माला का इस्तेमाल करो, अच्छी से अच्छी मालाएं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन वो दिन भर नहीं, साल 2 साल तक घर में रहेगी तो खुशबू देगी, माने सस्ती पड़ती है, वो लगी रहेगी अपने, हाँ लगी रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये अनावश्यक जानवरों का प्रयोग तो करें ही नहीं, मैंने घोड़े वगैरह का प्रयोग नहीं करो, हाथी का प्रयोग मत करो, और जो है उनका प्रयोग मत करो, करें ही नहीं। जानवरों के आकार के सलाद, केक, अन्य मिठाइयाँ भी, जैन लोग केक नहीं बनाते, लेकिन वो मिठाई ऐसी बना देंगे जैसे केक हो। तो कम से कम जानवरों के आकार का नहीं बनाइए, इनका ध्यान रखें। कॉकटेल, अल्कोहल पार्टी कभी नहीं दें। आतिशबाजी से बचें, मैंने नहीं करें। अनावश्यक विद्युत और दिखावे से बचें। मैं एक शादी में गया था, हेगड़े परिवार की शादी, कर्नाटक, अपने जैन बद्री, मूल बद्री है ना, हाँ जैन बद्री, तो गोमटेश्वर बाहुबली में हेगड़े परिवार है, धर्मस्थल नाम है जैन बद्री का, गोमटेश्वर बाहुबली जहाँ है, चलो जो भी। तो वहाँ शादी हुई, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं तो सोच रहा था कि हेगड़े परिवार माने वहाँ के बड़े राजा रजवाड़ा, जमींदार जैसे, मुझे तो लग रहा था बहुत धूमधाम होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी न्यूनतम लाइट से काम चलाया था उन्होंने, मुझे लगे नहीं शादी हो रही है, जबकि कितने किलोमीटर में तो उनकी कार की पार्किंग थी। लेकिन म्यूजिक के संगीत इतने मध्यम, इतने कम बज रहे थे, ऐसे नहीं वो कान फाड़ू, ऐसे नहीं, इतने मुझे देख के वो संयोग की बात ही हमें मिल गई वो शादी देख, मतलब कहीं कुछ धूम धड़का अलग से नहीं, कोई फटाके नहीं, कुछ नहीं, इतनी अच्छी। मैंने बड़े लोगों का बड़प्पन इसमें है, छोटे बच्चे, मैं क्या कहूँ, गरीब लोगों की चौंचलेबाजी ज़्यादा होती है, फिर भले कर्जा ले लेंगे, फिर भले परेशान होंगे, लेकिन फालतू पैसे खर्च कर देंगे। 1,000 रुपये का एक बम आता है, वो क्या कहलाता है वो बम, 10 धमाके वाला, 20 धमाके वाला, पता नहीं कितने 130 धमाके वाला, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत महंगे कभी नहीं ला। फटाकों का प्रयोग मत करो। अनावश्यक विद्युत नहीं चलाई। दहेज लिया दिया नहीं जाए। महिला संगीत के स्थान पर पारिवारिक सौहार्द का आयोजन हो। बर्तन राखोड़ी से या मार्बल पाउडर से मांजे जाएंगे, ये उसमें भी लिखा था उन्होंने, बर्तन अच्छे से मंजवाए जाएंगे, वैसे नहीं मांजे जाएंगे। ये समझो कि हमारा आइडियल चीज़ है ये। शादी के टाइम सबको देख करके जाएंगे, जैसे मैं कई शादियां याद करके बता रहा हूँ, ऐसे आप उन सारी दुनिया को याद आएगी, शादी हो तो ऐसी हो। तो अच्छे प्रकार से काम करो। विवाह में भारतीय जैन मर्यादा के अनुकूल वस्त्र पहनकर ही स्त्रियां शामिल होंगी। कई लड़के बड़े ऐसे भी लगते हैं, चड्डा पहन के आ गए शादी में, तो यहाँ से तुम हो खा गए, यहाँ से बड़े हुए क्या होगा। शादी देखना तो फिर सर सेठ हुकुमचंद जी की यहाँ की शादी देखना, कभी शीश महल इंदौर में कभी शादियाँ होती हैं, पूरा परिवार पगड़ी पहनता है,
और क्या कहलाते हैं वो, अचकन क्या बोलते हैं, ऊपर अचकन बोलते हैं, क्या करते हैं नीचे, मानो ऊपर कुर्ता बढ़िया घुटने तक का लगभग लगभग, और नीचे बिल्कुल चूड़ीदार पायजामा, और शेरवानी जो भी कुछ कहलाती है वो, शेरवानी वैसे अलग होती है, चूड़ीदार पायजामा अलग होता है। तो वो ऐसे माने पूरा परिवार में इतने संपन्न लोग लगे, ऐसे निकलती सारी जी, मैंने कहीं ना कहीं भोंडे कपड़े पहन लिए, अच्छे पहना। आप कलकत्ता साइड जाओ तो जो शराब की परिवार हैं, इन लोगों की शादियां देखो कभी, सब लोग पगड़ियां पहनेंगे, मैंने उन्होंने वहाँ पर भी अपना अस्तित्व बचा रखा है। आप दादर में जाके देखो, दादर में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्या कहना चाहिए, कौन से परिवार कहलाते हैं, राजस्थान के बहुत परिवार हैं वहाँ पर, राजस्थान और मेवाड़ मारवाड़ के बहुत लोग हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, सारी महिलाएं, राजस्थान की जितनी महिलाएं हैं, अलग ही पहचान दिखती है पूरे दादर में। अभी भी उनका वो लहंगा लुगड़ा जो चलता है वो भी पहन के आती हैं, चाहे बहुएं हों चाहे कोई हो, सबके सर पे पल्ला है और लहंगा लुगड़ा पहन के, इतना अच्छा दृश्य लगता है ना। कभी कभी लगता है कि अपन कभी कभी भारत के दर्शन कर रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन में मैंने देखा, गांव की जितनी महिलाएं होती हैं राजस्थान की, वो अभी भी वही ड्रेस पहनती। वर्ल्ड की, आपको पता है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी ड्रेस भारत की मानी गई है। आप रानी महारानियों को देखो, पद्मावती को देखो, कैसी ड्रेस पहनती थी और कितनी सुरक्षित ड्रेस थी, कितनी शालीन थी। मैंने क्यों हम अपने आदर्श को खोएं, तो इन बातों का ध्यान रखें। तीर्थ क्षेत्रों में भी मुझे कहना है आपको, रेलगाड़ी वगैरह में तीर्थ क्षेत्रों में आप जाओ, चड्डा पहन के मत घूमो, ओने पौने कपड़ा पहन के मत घूमो, अच्छा नहीं लगता। ऐसी महिलाएं भी मर्यादित वस्त्र पहन करके तीर्थों में जाएं। मैंने तो कहा था अभी अपने सम्यक शिखर जी, लिखवा देना चाहिए, यहाँ से नहीं घूमो। एक वो पंचमंगल मंगल तीर्थ क्या कहते हैं, मंगल क्या कहलाता है, एक है मंगल तीर्थ, ऐसा कोई नाम है, आपने लगा हुआ है ये पीछे सम्यक शिखर जी, वहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ इस तरह कपड़े पहन के नहीं घूमेंगी। मंगल वाटिका ऐसा कुछ नाम है, कुछ भी नाम है धर्म मंगल, हाँ धर्म मंगल, बिल्कुल सही, धर्म मंगल। विवाह मंडप में 4 स्लोगन, जैसे विवाह मंडप बनाते हैं ना, 4 और 4 स्लोगन लगाने चाहिए, और भी अच्छे हो लगे तो वो लगा देना, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने लिखा है इसमें। लग्न पूजा के समय श्री जी की पूजा की अवमानना असाधना होने से वर वधू के दाम्पत्य जीवन में सदा अमंगल होते हैं, अतः लग्न पूजा के समय शांति एवं यथा योग्य समुचित विनय करें। मैंने अभी आदित्य का नाम बताया था, सबके हाथों में 200-500 पुस्तक ले जाते हैं, सबके हाथ में पूजा की किताब, और बड़े तरीके से पूजा, और बीच बीच में समझाते वो, और जो ट्रेडिशन होते हैं ना वो बीच बीच में वो सबको उसका मतलब समझाते, बाकायदा वीडियो बनाते, मैंने अच्छे तरीके से कराते, कुल मिला के बहुत अच्छे। गृहस्थ जीवन पापाचार का खुला लाइसेंस नहीं है, ये पंडित साहब बहुत बोलते हैं। यह तो पवित्र मुनि दशा की तैयारी रूप तलेटी है, मैंने आप तलेटी में प्रवेश कर रहे हो, आप महाव्रतों की तैयारी करोगे यहाँ रह करके। मैंने बहुत अच्छा कार्य है, शादी करना वैसा नहीं है कि पापाचार का खुला लाइसेंस है, ऐसा नहीं समझे। अपने को हल्के से मत लो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनता है और आप आत्मा हैं। एवं अपने शरीर को भी हल्के से मत लो, क्योंकि इसी शरीर से तीर्थंकर, आचार्य एवं आरिका का जन्म होता है। अपने शरीर को भी हल्के से मत लो और आत्मा को भी। और स्वस्ति वाचन, चौथा है स्वस्ति वाचन, चौथा बैनर लगाना चाहिए, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति ग्रस्ता नाम षट कर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक का पालन करने वाले वर वधू का सदा अविनाशी कल्याण होता ही है। ये आशीर्वाद पंच परमेष्टियों का, ये 4 लगाने चाहिए। अब शादी हो गई, अब शादी के बाद देखो झगड़ा बड़ा है, मनमुटाव, झगड़े। कल भोपाल में बहुत अच्छा शादी सम्मेलन हुआ है, कल भोपाल में, उसका समाचार मैंने पढ़ा, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। सब लोग 7 वचन देते हैं शादी में, उन्होंने 8 वचन दिए। मेड़ समाज और क्या कहलाता है स्वर्णकार समाज, 2-3 समाज की कल सामूहिक शादी हुई, तो 7 वचन के अलावा 8वां वचन दिया उन्होंने, हम माता पिता की सेवा करेंगे,
और पर्यावरण की रक्षा करेगी। पर्यावरण को जोड़ दिया, वृक्षों को, और सबको तुलसी का पौधा दिया उन लोगों ने कि आप इसको रोपें और इसकी रक्षा करें। लेकिन सबसे अच्छी बात लगी, हम सास ससुर की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। आप सबके सामने प्रतिज्ञा कर। बहुत टेंशन में है पूरा विश्व इस समय। जब अनपढ़ लोग थे ना तब अच्छे थे आज भी अनपढ़ लोग हैं ना, आपने देख लेना, भिखारियों में अभी तक तलाक नहीं हुए गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, पोर्टर माने कुलियों में, इन लोगों में अभी भी तलाक नहीं होती। जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें पालते हैं, चाहे भले रूखा सूखा खा के पालते हैं, लेकिन पालते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी समाज में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही। जैन समाज की क्या कहें, लड़के लड़की गलत रास्ते पे जाकर के भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तलाक हो रही। दिल्ली में 2 साल पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते, शादी के 2 घंटे बाद तलाक हो गया। जैन समाज की घटना है, 2 घंटा भी नहीं बीते। हरियाणा में तो खैर जाट समाज है, जाट लोगों में, उन लोगों में तो आधा घंटा भी नहीं चली एक शादी। उस लड़की की पहली शर्त थी, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसका कोई भाई बहन नहीं हो। अब लड़कियां मिल नहीं रही हरियाणा में, तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, सबको अलग अलग कर करा के वो लड़के अकेले को दिखाया, और लड़के अकेले को दिखा दिया कि यही है, और उसकी सगाई शादी हो गई, भावने भी पड़ गई। और इतने में जाने कैसे पता लग गया उसको, किसी ने कान में कह दिया कि इनके 6 भैया हैं, और लड़की वहीं बिफर उठी चूल्हे छोड़ भाड़ में जा शादी, हम जाएंगे ही नहीं। जो अभी धोखा दे रहा है वो बाद में क्या करेगा और आखिरकार 2-3 घंटे मीटिंग चली, बहुत समझाया, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। आखिरकार 2 घंटे के अंदर तलाक हो गया उसका। ये जैनों की घटना तो ये 2 घंटे वाली बात, और क्यों हुई वो बता देता हूँ आपको। जो लड़के लड़की अपने मोबाइल से चैटिंग करना, बातें करना, संबंध रखना, दोस्ती बनाना, लड़कियों से दोस्ती करना, रात को लड़का नहाने चला गया पहले ही रात को, अब वो वहाँ बैठी थी, उसने मोबाइल देखा, मोबाइल बज रहा था तो मोबाइल देख लिया उसने। अब मोबाइल में वो लड़कियों के वो आ रही थी, तुमने मुझे दगा दे दिया, तुमने ऐसा कर दिया, और जी हो जाए ना क्या क्या उस पर आ रहा था। अब वो लड़के ने तो देख नहीं पाया और लड़की ने देख लिया, उस फटाफट उसने जेब में रखा, बाहर कार उठाई, किसी से कुछ नहीं बोली, कार उठाई और सीधे अपने शादी के स्थान पर आ गई। और मम्मी पापा बोले रात को 12 बजे, कहा बेटा कैसे आ गए, कहा देखो पापा, और रोने लगी, फिर तलाक हो गया उसका। मैंने जो चीज़ आपको हंसी खिलवाड़ लग रही ना लड़के लड़कियों को, मोबाइल चैटिंग बातचीत, 90% लड़कियां डिप्रेशन में हैं। मतलब कई बार लोगों को लगता होगा आप काहे फालतू बातें बताते हो, लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब, डिप्रेशन वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। डिप्रेशन वाले पति से का शकल दिखाओगे, अब तुम किसी और से मिल चुके हो, बातचीत कर चुके हो, गलत सोच सके हो, गलत बातें हुई हों, तो आप क्या करोगे जिंदगी में? आप अपने बच्चों के आइडियल कैसे बनोगे? मुझे एक लाइन बहुत अच्छी पढ़ने मिली थोड़े दिन पहले, अपने जीवन में इतने काम अच्छे जरूर करो कि अपने बच्चों को आदर्श बताने के लिए दूसरों के नाम ना लेना पड़े ऐसे काम अच्छे करो कि बच्चों को कैसे, बेटा तुम्हारे ज़माने में हमने ऐसा किया था। आदर्श काम करो, ज़िंदगी में फिसलने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर हो ही जाता है। तो इससे बचने के लिए पंडित साहब ने बहुत अच्छे मंत्र दिए हैं। ये पंडित साहब की चर्चा है पूरी, मैंने उनको पॉइंट आउट पंडित साहब ने छपाए भी हैं, और इन्हीं पॉइंटों की चर्चा मयन भैया ने इंदौर में अपनी भतीजे की शादी में की थी। वो पॉइंट मैं आपको सुना रहा हूँ। सावधान, पहले सबसे पहला पॉइंट लिखा है, कसाय छोड़े संबंध नहीं। क्या बोला, एक बार बोलो जरा सब लोग। क्या झगड़ा तो कसाय करवा रही है ना, संबंध थोड़ी खराब है। जिन कसाय के कारण पति पत्नी में तलाक हो रहे हो, सास बहू में अनबन हो रही हो, झगड़े हो रहे हैं, तो आप एक काम करो ना, कसाय छोड़ो, संबंध कभी नहीं छोड़े। ये पहला पॉइंट पंडित साहब का दिया हुआ है, बहुत जोरदार, बाकी भी उन्हीं के ही हैं। आगे, सावधान, कर्तृत्व का अहंकार, ध्यान से सुन लेना सब लोग, क्यों विस्तार करूंगा तो 1 घंटा भी लगे तो कम, और आप इसका विस्तार कर सकते हो। कर्तृत्व का अहंकार और स्वच्छंद भोग वृत्ति ही परिवार से अलग कर देती है। बच्चियां क्या चाहती हैं? स्वच्छंद भोग, हम अपने टाइम से उठें, खाएं पिएं, जो हमें खाना है खाएं, जितना खाना है खाएं।
सास होएगी तो प्रेग्नेंट बहू को लाल मिर्ची नहीं खाने देगी, इमली की चटनी नहीं खाने देगी, तले हुए बाजार के क्या क्या वो बनते हैं पिज्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं खाने देगी, नूडल नहीं खाने देगी। कहे तुम्हारे संग संग बच्चा भी बीमार हुई है, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आती। इसलिए नहीं, कोई नहीं, जो खाएं सो खाएं। जैसे सोना उठना बैठना है तो सोए उठे बैठे। पहले लाखों में एक आध केस होता था कि माँ बनने के लिए ऑपरेशन होता हो, और आज की तारीख में लुटेरे तैयार हैं और लुटवे वाले भी तैयार हैं। बेड रेस्ट, बच्चे को सांस नहीं मिल रही, हाँ चट्टी बैठे रहो। अब सास कहती बेटा हम तो 9 महीना में ही पानी भर में जाते और 8 पी सकते बेटा, और हमारे 12 बच्चा हैं, तो वहाँ पेलो ही है। है तुम समझदार कि वो डॉक्टर समझदार? डॉक्टर ने कहा है। अब डॉक्टर इसलिए कह रहा है कि उसके तो 1 लाख 2 लाख का बिल बनेगा। पहले तो सस्ते बनते होंगे, अब 1 लाख 2 लाख आम बात हो गई, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। लेकिन समझ में नहीं आती ये बात। इसलिए भैया कसाएं और स्वच्छंद भोग छोड़ो, और कर्तव्य का अहंकार। देखा है आपने, यदि जॉइंट फैमिली में झगड़ा होता है तो एक बात के लिए होता है, बता दूं कौन सा? हम कर करके मरे जा रहे, हम कमा कमा के ला रही, और जेठ हो तुम खर्चा कराते रही। टीवी ले आए 50,000 को, बस ले आए, और देखो 10,000 की साड़ी ले आई परमेश्वरी। अब नई नई शादी होती ना, वो दुकान पे ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, महीना भर थोड़ा 10-25 हज़ार खर्च कर देते, 2-50 लाख खर्च कर देते। बस इसी बात पे लगे झगड़ा। भैया कर्तव्य का अहंकार, महिलाएं भी कर्तव्य के अहंकार से परेशान। और 4-5-6 आदमी ज्वाइंट हों और रहते हो, एक ही बिजनेस करते हो या 2-4 करते हो, कोई बात नहीं, तो उन्हें भी यही बात, हम कर करके कमागा। बस कर्तव्य तो लड़ाता है, ध्यान रखना। अरे भाई बच्चे हैं, बहुएं हैं, खर्च ही करवे के लाज है, वो कमा कौन के लाज रहे? महीना 2 महीना खमा, हाँ जा बेटा और कर जाओ और जा। आजकल की बहुओं को यदि जिंदगी भर आपको अपने संग रखना हो तो उन्हें शिशु जैसे समझो। शिशु समझते हो? शिशु मतलब वो कछु बात से कह नहीं सकता मैंने, कहीं भी लैट्रिन कर ले, कहीं बाथरूम कर ले, कछु ढोल दे, कछु तोड़ दे, कछु फोड़ दे। शिशु का तो एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुएं हैं, मंदिर जाएंगी, घूमेंगी फिरेंगी, थोड़े मोटरसाइकिल पे घूमेंगी, पति के पीछे बैठ गए, थोड़ी पिक्चर देखेंगे, सब कुछ करेंगी। बाटे में ज़्यादा मत समझाओ उन्हें, पहले दिन से झगड़ा मत करा, काम करने की भी मत कर, बिल्कुल मत कर। ए बेटा अबे तुम्हारी मेहंदी नहीं उतरी, अब तो आराम करो, जा खेल कूदो, जाओ, तुम्हें खेल भी कूद के देने। 10-5 बार ऐसे कहोगे तो उन्हें फिर खुद ही शर्म आएगी, मम्मी तनक हम भी करा लें, हवा जा बेटा आजा आजा आजा। जो फिर वो उपत के करेंगी, मैंने आगे बढ़ बढ़ के बर्तन मांजने लगी, रोटी बनाने लगी सीधी। ये तूने बहुत रोटी बना ली, 10-25 बहुत हो, अब तुम हटो हम बना रहे। अरे मम्मी कचू नहीं हो, हाँ यही तो सुनने। मैंने बहू कहे कि हम नहीं थके, और सास के बेटा बहुत काम हो गया, तुम आराम कर। मेरी मम्मी में और मेरी दादी में बड़ा प्रेम था, सच में बड़ा प्रेम, बहुत ही ज़्यादा प्रेम, मतलब सगी माँ बेटी जैसे। मैंने एक दिन भी उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं देखा, चिल्ला चौड़ नहीं देखी। दादी ने मम्मी की या मम्मी ने दादी की बुराई एक दिन भी नहीं की। क्यों? कि हमारी दादी बड़ी सुपर थी भाई, मंदिर से आती थी प्रवचन सुन के और सबसे पहले रोटी बनाने बैठ जाती। सो मम्मी कहती आप क्यों कर रही हो, आप रोटी खाओ गरम गरम, हम बना दे रहे। नहीं बेटा पहले तुम रोटी खा लो, तुम अब माँ बनने वाली हो, भूखी रहोगी, 12-1 बज जाएगी। उनने कह रखा था सबको सबसे बाद में, सबसे पहले बहू भोजन करेगी। तो भी मम्मी कहती है ससुर जी ने किया नहीं, पिताजी ने, पति ने किया नहीं, हमें क्यों करा रही आप? बोले देखो बेटा तुम जितनी देर भोजन करोगे हम आधा घंटा रोटी बनाएंगे, जिसके बाद पूरा चौका तुम्हें उठाना, पूरी रसोई तुम्हें बनाना, फिर 11-12-1 बजे रोटी खाओ, कमज़ोर हो तकलीफ हो तुम तो रोटी खा लो। सारे घर को कह दिया कोई कुछ मत कहना, सबसे पहले उन्होंने रोटी खाई। अब ऐसी माँ बेटी का प्रेम स्टार्ट हुआ, खत्म, कभी कभी झगड़ा नहीं। मैंने मेरा कहने मतलब कि अपन ऐसे कहो काम मत कर बेटा, तुम काम तो कर लेती हो लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी पड़ी बेटा करने के लिए, अभी तुम आराम करो। अब इतनी अच्छी मीठी भाषा मिलेगी तो उपत के आई, मम्मी बिस्तर तोड़वे से पलंग तोड़वे से का फायदा, इतना ले आओ हम कुछ काम करें। हाँ करो करो आ जाओ, मैंने वो कहे तब मजा है। अभी होता है ऐसा है, अपन आवाज लगा रहे केटे पड़ी जल्दी
अब वे बहाने बना रही, हमारा पेट दुख रहा है, हम भला उल्टी सीधे काम, क्या फायदा। तो ये ध्यान रखना। चलो अभी ध्यान रखना भैया, बहुत सारी स्टोरियाँ याद आ रही, समय हो गया इसलिए नहीं सुनाऊंगा, पढ़ के ही सुनाता हूँ ये पॉइंट। प्रत्येक सदस्य को मंदिर से जोड़ें। बहुओं का काम या सासू का जो भी हो, महिलाएं जितनी हैं, प्रत्येक सदस्य को मंदिर से जोड़ें। झगड़े मिटाने की मूल जड़ है। यदि मंदिर से जुड़ गए, प्रवचन से जुड़ गए, पूजा से जुड़ गए, तो 90% तलाक नहीं होगा, 90% झगड़े नहीं होंगे, 90% थोड़ी देर चिल्ला चिमट भी होएगी, थोड़ी देर बाद सास बोला नहीं का करें, जे कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं जी रहा, सास की ठंडी हो जाएगी। अब बेटा हमसे के आई, अब तुम बुरा नहीं मानो, को कर्म बांधे को कसाय करे। दीपचंद जी सेठिया जी के परिवार की जॉइंट फैमिली में 60-70 लोग। दीपचंद जी सेठिया श्वेतांबर परिवार, सरदार शहर के, गुरुदेव श्री के निमित्त से वो दिगंबर जैन हुए। सारी घटना सुना के पूरा करता हूँ, फिर ये पढ़ के बाद में सुनाऊंगा आपको। उनके परिवार में इस बात का कंपटीशन होता है कि जो गुस्सा करे वो हारे जो समता रखे वो जीते, इसका कंपटीशन होता है। तो एक बहू से 500 रुपए का क्रॉकरी सेट गिर पड़ा। अब बहुत बेचारी एकदम दहशत में आके एकदम ऐसे देखने लगी, अब सबको देखने लगी। अब सब लोग सन्नाटे में, को गुस्सा पहले करे सन्नाटे में। अब वो रोने लगी, ये रो क्यों रहे हो, वो फूट गया। तो फूट जाने, तुम लगी तो नहीं, फूट जाने कहाँ दिक्कत है। उत्पाद व्यय तो होता ही है पर्यायों को, समझ गए, पर्यायों का उत्पाद व्यय तो होता ही है, कोई बात नहीं। मैंने उनके घर में झगड़ा नहीं, कसाय नहीं, कोई भी, सब बहुओं के कपड़े एक पेटी में, सब बहुओं के गहने एक पेटी में, कोई का बच्चा को कोई निला दे। जो इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ा देती वो सबके बच्चों को लेके बैठ जाती पढ़ाने, जो कम पढ़ी लिखी वो रसोई बनाने चली जाती, बर्तन मारने चली जाती। मैंने जो उनके घर में काम, सब काम संभालते रहते। मैंने इतना हिल मिल के, जिस बहू को पियर जाना, जो गहने ले जाने ले जाओ, जो साड़ी ले जाने ले जाओ, काहे झगड़ा करे वो हारे बड़ा अच्छा नियम है उनका। परिणाम की कीमत है, वो क्या पैसे की कीमत है कि पवित्रता की कीमत है। बहुत अच्छा समझ, मैंने बहुत बढ़िया माहौल, अच्छा। चलो भाई, अब यदि ऐसे पढ़ेंगे तो टाइम होते चला जाएगा। करीब कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट है। समय पा करके मैं सुना दूंगा, और नहीं तो आप पढ़ लेना। मैं तो चाहता हूँ महिलाएं गोष्ठी जहाँ जहाँ चलती हों और पाठशालाएं चलती हों, मैं इस तरह के सब्जेक्टों पे भी वाचन करो और थोड़ा थोड़ा डिस्कस करो। खुली गोष्ठियाँ हों परिवारों में, आप ये ले लो। कल भी मैंने कहा था, जिस घर में 15-20 मिनट रोज सब लोग मिल करके बैठते हों, हंसी मजाक करते हों, बातचीत करते हों, अपनी बातें कहते हों और इन विषयों पर चर्चा करते हों, बेघर अभी भी चौथे काल जैसे हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है, हमारे घर में घी की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, फल फ्रूट की कमी नहीं है, लेकिन प्राण बहुत खाद, प्राण खाता, समझ गए। माने टेंशन, डिप्रेशन, बोल नहीं रहे, अनबोला, अनबोला समझ गए, बात ही नहीं कर रहे हो, करेंगे तो ऐसी आवाज निकलेगी 44,000 वोल्टेज जैसी। देखो हम 10 दिन से बोले तो नहीं, जय से नहीं बोला था, वो सीधा तीर घल गया नहीं अच्छा बोलो। देखो हम फिर कह रहे, आप अपने लिए भी जियो और अपने बच्चों के लिए भी जियो, संस्कृति के लिए भी जियो। और ये बात नहीं सोचना कि ये बहुत कठिन है। बस अंतिम बात कह रहा हूँ, जैसे नए नए बच्चे हैं, इन्हें ये सब बातें कठिन लग रही होंगी, लेकिन शादी के बाद संघर्ष करना ही पड़ता है, साहस करना ही पड़ता है, झगड़े होते भी हैं, सब कुछ करना पड़ता है, पैसेंस भी रखना पड़ता है। मैंने आप बच नहीं सकते इन बातों से। जब हमें सामना करना ही है तो अपन तैयारी पहले करो ना। बच्ची को शादी करना है, पहले मेंटलिटी सेट करो, नहीं बेटा सास ससुर को निभाना है, मेंटलिटी तैयार करो। आपको समाधि करानी है, मेंटलिटी तैयार करो। वहाँ बच्चों को सबके बीच में कैसे निभाना है, इसकी तैयारी करो। सही बात बताऊं तो आजकल के मम्मी पापा लड़कियों को इस बात की तैयारी करा रहे हैं, तो सुनिए मत, व्हाट्सएप जिंदाबाद है, तू चिंता ही नहीं करना, हाँ हर घंटे की रिपोर्ट देना, आ जाना बिल्कुल सीधे, झुका देना। और सरकार ने भी हथियार दे रखे हैं,
क्या घरेलू हिंसा। और फिर 19 तारीख को आया था ना वो केस, मैंने सुनाया था आपको 19 तारीख का। इसके ऊपर सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा कल, क्या इंटरनेशनल मेंस डे। मैंने बहुत अच्छा परिवार, उन्होंने गरीब लड़की से इसलिए शादी की थी कि चलो अपने घर में गरीब बच्ची आएगी तो अच्छे से निभेगी। वो भैया उसने तो तीसरे ही दिन से आरोप लगाने शुरू कर दिए, घरेलू हिंसा। अब गरीब लड़की थी ना तो पैसा ले लेकर अपने पियर पहुंचाए, ब्लैकमेल कर करके। और 6 महीने भी नहीं बीते और उसने कह दिया हमसे दहेज का केस, दहेज कर रही, दहेज का केस लगा रही वो। तो बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए ब्लैकमेल हो रहे, बेचारे पैसा दे रहे उसको। मैंने ऐसे कलंकित प्रश्न नहीं होने चाहिए हमारे बच्चे बच्चियों के। देखो भाई, बच्चे या बच्चियां दोनों हाथ से ताली बजती है और हम सभी को संस्कारित करने की बात कर रहे हैं। विचार करना। ओम नमः शिवाय। मेरा प्रश्न आज का ये है, कल भाई साहब ने नायक के बहुत सारे गुण बताए, कोई 5 गुण आप नायक के बताइए। नायक के कोई 5 गुण। यस, नायक के 5 गुण। ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जिनवाणी स्तुति होगी। हाँ, जेंट्स लोग हिंसा नहीं करना इसमें नहीं है। हिंसा, द्रव्य हिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी और कुटिल परिग्रह, इससे बचना। वो नायक है जैन धर्म का। बहुत बढ़िया। और मोक्ष मार्ग भी वही है। इन्होंने बहुत अच्छे बताए हैं, लेकिन ये तो पाठशाला में सिखाए थे वो बताए हैं। हम तो प्रवचन में जो सिखाए थे वो जानना चाहते हैं। नायक को धैर्यवान होना चाहिए, वेरी गुड, संयमी होना चाहिए, बहुत अच्छा, सदाचारी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, उसमें गुण ग्राहक होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और अपना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए उसको। बहुत बढ़िया, बहुत है। आप जोरदार ताली अभी दीजिए। आपको चांदी का सिक्का वहां से दिया जा रहा है। अभी हम और आप जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार।